गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि जो शांति थी उसके ऊपर कैसे केस लगा था और कैसे मिसेस क्या नाम था उनका, मिसेस शिंदे ने उन पे एफआईआर कराई थी, ठीक है। और कैसे उसके भाई को में वालों ने मारा पीटा था, उससे गलत चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया था, है ना। अब पढ़ेंगे उसके बाद की कहानी की आगे क्या हुआ था, ठीक है। As the trial is nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from Shinde's neighborhood. Some of Mrs. Shinde's son's friends are a part of this gang. Mr. Shinde's chains has been found on them. Sushil tell Advocate Roy about this. Advocate Roy now call Inspector Sharma as a defense witness, ठीक है। तो जब सुशील को पता चला कि जो इंस्पेक्टर शर्मा हैं, उन्हें एक ऐसे गैंग के बारे में पता चला जिसमें यंग लोग थे और उसमें मिसेस शिंदे के फ्रेंड्स भी थे। उस गैंग में जो सबके घर से सबके गहने चोरी कर रहे थे, ठीक है। तो जब एडवोकेट रॉय को ये बात पता चली तो एडवोकेट रॉय ने इंस्पेक्टर शर्मा को अपने डिफेंस विटनेस के तौर पे बुलाया, ठीक है। तो फिर रॉय ने उनसे पूछा कि इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू विल फाउंड, ठीक है। वो उनसे पूछी कि इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या मिला है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि हियर इज द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस सिंधे एज हर्स. We busted a gang of boys who had stolen the chain. These boys are admitted that they stole the chain, ठीक है। तो इंस्पेक्टर शर्मा बताते ये हैं कि हमें उनका चेन मिल गया है और जिसे मिसेस शिंदे ने पहचान भी लिया कि ये मेरा है। और हमें एक ऐसे लड़कों का गैंग मिला है जो गहने चोरी करता था और उन्होंने इस चीज़ को मान भी लिया कि हाँ, चोरी उन्हीं लोग ने की है। The judge heard the testimony of all the witnesses. After the testimony of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted, ठीक है। तो जज के सामने ये सब बातें हुई तो फिर जब इंस्पेक्टर शर्मा ने खुद की बात बताई तो रॉय ने कहा कि इससे ये पता चलता है कि शांति ने चोरी नहीं की है और वो बेगुनाह है, ठीक है। तो जज लास्ट में अपना फैसला बताता है कि शांति, यू आर हर्बली एक्विटेड for the charge of theft. The police will hand over to you the 10,000 and that they had sealed. In my written judgment, I have made a point to highlight SI Rao's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in a jail, ठीक है। तो वो कहते हैं, जज कहते ये हैं कि शांति, तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता और साथ ही साथ पुलिस ने जो 10,000 रुपये तुमसे लेके उसको सील किए थे वो भी तुम्हें वापस मिल जाएंगे। और मैं ये लिखित तौर पे कहता हूँ कि जो एसआई राव ने जो काम काम किया है, तुमको ज़बरदस्ती तुम्हारे ऊपर केस डाल डाल के उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम द अबव इंसिडेंट्स यू कैन सी दैट द फोर की प्लेयर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर द पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड द जज, ठीक है। जो सबसे चार मेन लोग हैं, अगर किसी क्राइम को लेकर अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें पहला आता है पुलिस, सेकंड आता है
पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर आता है डिफेंस लॉ लॉयर, फिर आता है जज। You have seen the role each of them played in the above case. Now let us try to understand their role more generally. ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि कैसे कौन क्या रोल प्ले करता है, और अब हम ये देखेंगे और अच्छे से कि कैसे क्या किसका क्या रोल है। ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। अगर कोई क्राइम हुआ तो उसमें सबसे पहला रोल रहता है पुलिस का। तो अब वही देखेंगे कि पुलिस का क्या रोल है अगर कोई क्राइम होता है और वो उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करती है तो। वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। ठीक है। पुलिस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है अगर उसे किसी क्राइम की कंप्लेंट लिखाई गई है तो पुलिस का ये काम है कि वो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करेगी, छानबीन करेगी। An investigation include recording statement of witness and collecting different kind of witness। ठीक है। तो पहला काम उनका ये होता है कि जिसके खिलाफ वो क्राइम हुआ है या उसके जो साक्षी हैं उसका रिकॉर्ड स्टेटमेंट उनके पास होना चाहिए कि उन उन उनकी बातें उन पुलिस को रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। ठीक है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जाएगी पुलिस वाले अपना एक ओपिनियन बनाना शुरू करते हैं। इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट to the guilt of the accused person, then they filed a charge sheet in the court। जब पुलिस वालों को एविडेंस मिलते हैं एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ या जो गिल्टी है वो, तो वो उस फाइल की एक चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश करता है। जैसे जब मिस्टर सिंधे गए थे एफआईआर दर्ज कराई। ठीक है। तो पुलिस वाला आया, शांति को जेल में लेके गया, है ना। फिर उसके बाद एक चार्जशीट बना के वो कोर्ट में पेश किया, तब कोर्ट में जाके उसकी ट्रायल शुरू हुई थी, है ना। सेम ऐसी काम होता है। एज स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। दिस इज फॉर द जज टू डिसाइड। अब यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है ये कि पुलिस का काम ये नहीं है कि कौन गिल्टी है कौन कौन नहीं, ये पुलिस बताएगी। पुलिस का काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना और उसे जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी एविडेंस उसे मिलते हैं, वो उसे ले जाके कोर्ट में पेश करेगी। फिर कोर्ट के जज का ये काम है कि वो बताएगा कि कौन गिल्टी है कौन नहीं है। ठीक है। You read in Unit 2 about the rule of law, which means that everybody is subject to the law of the land. This include the police। ठीक है। हमने यूनिट 2 में पढ़ा था which means that everyone is subject to the law। हर कोई लॉ से बाउंडेड है, हर किसी को लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। दिस इंक्लूड द पुलिस। पुलिस भी इसी में आती है कि पुलिस भी लॉ से बाहर रह के काम नहीं करेगी। पुलिस को जितने अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ उसी को फॉलो करके काम करेगी। Therefore, police investigation always have to be conduct in accordance with law with full respect for human right। तो यहाँ पे बताया गया है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्लस उसके इन्वेस्टिगेशन में किसी भी ह्यूमन राइट का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसका उल्लंघन नहीं करेगी पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन। ठीक है। अब देखो फॉलो द टाइम ऑफ, देखो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों के लिए भी गाइडलाइंस बनाए हैं कि उन्हें ये सब चीज़ें फॉलो करनी होगी जब वो किसी को अरेस्ट करते हैं या जब वो किसी को जेल में बंद करते हैं या तो जब वो किसी से
पूछताछ करते हैं, ठीक है। तो उन्हें कई लॉ को फॉलो करना पड़ता है। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये बताई गई है कि जब पुलिस किसी के साथ पूछताछ करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है, तो पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो उसको मारे पीटे या उसको शूट कर सके, ठीक है। लेकिन पुलिस वाले ये करते नहीं है, वो पूछताछ के नाम पे बहुत मारते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंस, ठीक है। वो किसी को भी पनिशमेंट नहीं कर सकते, दे सकते किसी को भी, जब तक वो गिल्टी फाइंड नहीं होता है, क्योंकि अभी उस पर केस चल चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ना कि आपने उसको गिल्टी फाइंड किया है। तो जब तक वो गिल्टी फाइंड नहीं होता, आप उस पर किसी भी टाइप का ऑफेंस नहीं कर सकते। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ guarantee to every arrested person the following fundamental right। आर्टिकल 22 के तहत अगर किसी ने कोई क्राइम किया है या उसको किसी क्राइम के बेस पे उसको अरेस्ट किया गया, तो उस पर्सन के पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। वो ये हैं: द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। उसको ये जानने का हक है कि जब उसको पुलिस अरेस्ट करने आई है तो उसको किस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, उसको ये बताना पड़ता है पुलिस को। उस पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो जान सकता है कि मुझे किस केस पे, किस क्राइम की वजह से, किस ऑफेंस के लिए मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। द राइट टू बी प्रेजेंट बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट, ठीक है। तो उसको अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ता है पुलिस को। ये एक पर्सन का अधिकार है। कुछ केस में टाइम 24 घंटे से लेके 56 घंटे तक का भी हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में, और उसके लिए भी उन्हें मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करने आई है और आपको अरेस्ट करके लेके चली गई है, तो 24 घंटे के अंदर पुलिस वालों को आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड एंड टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। अगर आपको पुलिस अरेस्ट करके गई है और आपको कस्टडी में रखा हुआ है, तो वो आपको मार नहीं सकती, आपसे किसी भी टाइप का गंदा व्यवहार कर नहीं सकती। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, ठीक है। अब ये भी है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है और आपको जेल में मार पीट के आपको ये कबूल करा लिया गया कि हाँ, कि जो जुर्म है वो आप ही ने किया है, ज़बरदस्ती मार पीट के आपसे कबूल करा लिया गया है, तो वो जो कन्फेशन है जो आपने की है कि हाँ क्राइम मैंने किया है, वो मान्य नहीं होगी जब तक आप मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होके खुद का गुनाह कबूल नहीं कर लेते। पुलिस कस्टडी में जो भी पर्सन रहेगा, उसकी कन्फेशन जब तक वो मजिस्ट्रेट के सामने कबूल नहीं करता, उसकी कन्फेशन मानी नहीं जाएगी। A boy under 15 year of age and woman cannot be called to the police station only for questioning, ठीक है। 15 ईयर से कम एज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और औरत, ठीक है, अगर कोई लड़का 15 ईयर से कम है और कोई औरत है, तो इन दोनों को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुला नहीं सकते, ठीक है। महिलाओं के लिए महिला थाना अलग से रहता है, और 15 एज के
बच्चों के लिए उनकी जेल अलग होती है, या तो उनसे पूछताछ कराया नहीं जाता। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पढ़ना ज़रूरी है। एफआईआर क्या होता है, चलो ये पढ़ते हैं। कितना टाइम की हुई वीडियो, 10 मिनट की हो गई। देखो यहाँ पे क्या कहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन ऑफ एनी पर्सन। दीज आर नोन एज द DK बसु गाइडलाइंस एंड सम ऑफ दिस इंक्लूडेड। देखो ये वही है कि अगर जब पुलिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुलिस को कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है जब वो किसी को अरेस्ट करते हैं या उससे पूछताछ करने उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। तो ये वही चीज़ यहाँ पे बताई गई। द पुलिस ऑफिशियल हु कैरी आउट द अरेस्ट इंट्रोगेशन शुड बी वेरी क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग विद देयर डेजिग्नेशन। वो जिसको पकड़ के लेके आए हैं उसका क्लियर एक्यूरेट मतलब वो जिससे पकड़ने गए थे उसकी शक्ल उससे मिलती है या नहीं, नाम मिलता है या नहीं। ठीक है, और उसके नेम के टैग के साथ साथ उसकी एक आईडी भी होनी चाहिए। ठीक है, अलग है। द मेमो ऑफ द अरेस्ट शुड बी अपीयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। It should also be attested by the least one witness who could include a family member of the person arrested. The arrested memo should be countersigned by the person arrested. अब देखो यहाँ पे क्या है, पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करने जा रही है तो उसे एक मेमो लेके जाना पड़ता है। मीन अरेस्ट वारंट उसको कहते हैं। ठीक है, उस अरेस्ट वारंट के बिना पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको ये अधिकार नहीं है। हाँ, किसी किसी केस में है कि वो आपको बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन वो किसी किसी केस में है। वो मतलब किसी को भी ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर कर सकती। ठीक है, और जब वो आपको अरेस्ट करने आएगी तो उस टाइम और डेट उस पर लिखा होना चाहिए। और साथ ही साथ जब वो आपको अरेस्ट करके लेके जा रही है तो उस वहाँ पे एक विटनेस भी होना चाहिए जिसने ये देखा हो कि पुलिस वाले आए थे और आपको इस डेट पे इस टाइम पे लेके गए थे। और जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसका उस अरेस्ट वारंट पे साइन भी होना चाहिए कि हाँ मैं इस टाइम पे अरेस्ट हुआ था। ठीक है, द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन और बीइंग इंट्रोगेट हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। ठीक है, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है वो अपनी पूछताछ के पहले अपने पहचान वालों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त को या अपने वकील तक को पहले वो बता सकता है कि मुझे अरेस्ट किया गया है और जब तक तुम नहीं आओगे मैं कोई चीज़ यहाँ पे बताऊंगा नहीं, मैं कुछ कहूँगा नहीं। ये उस पर्सन को अधिकार है। When a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrested। ठीक है, अगर कोई पर्सन अकेले रहता है और उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई तो 8 से 12 घंटे के बीच में उसके दोस्तों को या उसके रिलेटिव को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया शांति वाला। अब पढ़ते हैं एफआईआर, जिसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये क्या होती है? इट इज़ विद द registration of an FIR that the police can bring their इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। देखो अगर कोई क्राइम हुआ और किसी ने आके कहा तो ये पुलिस का सबसे पहला काम है कि वो पहले एफआईआर लिखे, उसके बाद ही वो उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। द लॉ स्टेट्स that if it is compulsory to for an officer in charge of a police station to register a FIR whenever a person give information avoid a cognizable offense। ठीक है,
जब कोई पर्सन पुलिस स्टेशन पे आके किसी ऑफेंस के बारे में बताता है, उस टाइम पे उस जगह पे जो पुलिस ऑफिसर रहेगा उसका ये काम है कि वो उस एफआईआर को लिखे। अगर जो ऑफेंस उसके द्वारा बताया है वो कॉग्निजेबल हो, मीन्स वो हो सकता है वो ऑफेंस के कैटेगरी में आता है, तो उसको एफआईआर लिखनी पड़ेगी। ये उसका काम है। ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओरली और इन रिटर्न। देखो, एफआईआर आप रिटर्न में लिख के भी करा सकते हो और खुद जाके वहाँ पे बोल बोल के भी करा सकते हो। The FIR usually mention the date, time and place of the offense, detail the basic fact of the offense, including a description of the event। ठीक है। तो एफआईआर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले तो डेट, फिर टाइम और कहाँ पे ये ऑफेंस किया गया है, और क्या फैक्ट्स थे, क्या चीज़ें वहाँ पे हुई। ठीक है। और पूरा लिखित तौर पे वहाँ पे कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई थी, जो एफआईआर लिखवाने आया है उससे पूछ के उसको वहाँ पे लिखा जाता है। इफ़ नो, द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज पर्सन एंड विटनेस इज ऑल्सो मेंशन। अगर पता है तो जिसके ऊपर ऑफेंस हुआ है और जो वहाँ पे उसके विटनेस थे उनका भी नाम और एड्रेस वहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है। ऑल्सो एफ आई आर ऑल्सो स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, मीन्स जो वहाँ पे कंप्लेंट कराने आया है, एफआईआर में उसका नाम और एड्रेस भी लिखा जाएगा। देयर इज अ प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर एन एफआईआर। इट इज साइंड बाय द कंप्लेनेंट। मतलब ये पहले से फिक्स है कि कैसे एफआईआर लिखी जाएगी, और जब एफआईआर लिख दी गई होती है तो जो कंप्लेंट कराने आया होता है वो उस पर साइन भी करता है कि हाँ मैंने ही एफआईआर लिखवाई है। The complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police। और जो एफआईआर लिखवाने आया है उसके पास ये अधिकार भी है कि वो एक एफआईआर की कॉपी ले सकता है, मतलब उसकी एक फोटो कॉपी। ठीक है। चलो, हमने पुलिस का रोल यहाँ पे पूरा पढ़ लिया है। अब आपका काम ये है कि इसके बाकायदा हमको नोट्स बना के शाम तक में ग्रुप में हर कोई सेंड कर दे। बहुत अच्छा था ये वाला। काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे पता भी चली हैं। ठीक है। और आशा करते हैं आपको इसमें मज़ा भी आया होगा। चलिए, थैंक यू।